Bismillahirrahmanirrahim. Physics in lecture series of class 10th. Today we start from the review questions. In this series we check the some questions from related to chapter number 2 sound waves. If you don't see our previous videos about chapter number 2, please check out our YouTube channel and check out the playlist of sound chapter number 2 and watch first these videos and concept and clear your concepts. Let's start today's lecture. The first question which is asked from the author, what is the necessary condition for the production of the wave? कहता है कि किसी भी साउंड की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो कहता था सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन आवर एयर ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो इसके लिए इसकी मोशन जो है वो हमारे पास कौन सी मोशन होनी चाहिए, इस मोशन के हवाले से हमने जो है वो इसी पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बॉडी की वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव इज़ द वाइब्रेशन ऑफ वेव। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, जब कोई चीज़ वाइब्रेट ही नहीं करेगी तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो मटेरियल की वाइब्रेशन जो है वो हमारे पास बहुत ज़रूरी है साउंड वेव के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। कहता है कि मीडियम का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफ़ेक्ट है। कहता है इन विच मीडियम साउंड वेव्स ट्रेवल्स मोर फास्टर, एयर, सॉलिड और लिक्विड। मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव्स हमारे पास कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ये वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती, सो स्पेस में हम इन्हें नहीं सुन सकते। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करती हैं, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है। उसकी रीज़न ये है कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं, मीडियम डेंसर होता है, ठीक है। सो पार्टिकल्स की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, लेस डेंसिटी होती है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो पार्टिकल्स की उसमें जो स्पीड है वो कम होती है साउंड की, जबकि हमारे पास गैसेस में बहुत ही कम डेंसर मीडियम होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे साउंड वेव्स एनर्जी जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को नहीं कैरी कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड की 5 टाइम्स गैसेस से ज़्यादा स्पीड होती है, जबकि सॉलिड की 15 टाइम्स होती है किससे, लिक्विड से, और 20 टाइम्स होती है गैसेस से, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, कहता है हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय द सिंपल एक्सपेरिमेंट। मैकेनिकल नेचर आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में हिंट देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। इसका हिंट ये है कि साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स के लिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मीडियम हमारे पास क्या है, एयर। अगर हम आपने ट्यूनिंग फोक्स वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया हो तो आप देखेंगे कि जब हम उसके किसी चीज़ पर मारते हैं रबड़ बैंड के ऊपर, तो उसके प्रॉन्ग्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उससे क्या होती है, एक साउंड वेव जनरेट होती है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी क्या होती है, हमारे पास मोशन टूवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव होती है, यानी पार्टिकल्स मूव करते हैं टूवर्ड्स द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। दोनों की मोशन क्या होती है, पैरेलल होती है, पार्टिकल्स की भी और वेव्स की, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए हैं क्योंकि इनमें पार्टिकल्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप साउंड वेव्स की वेव फॉर्म को देखें तो आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास वाटर में वेव प्रोड्यूस होती है, यानी टैंक के एक साइड पर अगर हम कोई कॉक फेंकें तो वो 2 डायमेंशनल वेव पैदा होती है वाटर के अंदर, ठीक है। वैसी ही सिंपल वेव साउंड वेव जो है ये हमारे पास 3 डायमेंशनल में पैदा होती है, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कहता है साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव लिस्ट एट लीस्ट 3 रीज़न टू सपोर्ट द आइडिया दैट साउंड इज़ वेव। सबसे पहला कि ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने किस में पढ़ा था, इको में पढ़ा था, ठीक है।
तो इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये 4 तरह के फिनोमेनास को क्या करती है, हेल्ड करती है। सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, ठीक है, और बाउंस बैक हो जाए कुछ एंगल पे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो तो हम कहते हैं कि इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या किया है, फुलफिल किया है। सो एक कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी है साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। जब ये वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो कुछ एंगल पर मुड़ जाती है, जिससे इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और एंगल तीनों चेंज होते हैं, ठीक है। आगे है साउंड वेव इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ओबेज द लॉ ऑफ डायफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था अगर ये किसी नैरो स्लिट में से गुजरती है तो क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। चौथी थी एब्जॉर्प्शन। ये यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आपने वो खुद अगर पढ़ा है चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा कि एब्जॉर्प्शन जब किसी ऐसे मीडियम में से गुजरती है कि कुछ जो हमारी पास एनर्जी है उस मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है, हम तो कहते हैं कि साउंड वेव्स क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। उसके लिए हम सॉफ्ट और पोरियस मीडियम इस्तेमाल करते हैं। ये आपने पढ़ा था साउंड प्रूफिंग में, ठीक है। कहता है वी नाउ दैट द वेव्स मस्ट वी नाउ दैट द वेव्स मैनिफेस्ट फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। द साउंड वेव्स आल्सो मैनिफेस्ट दीज करेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये साउंड वेव्स तीनों करेक्टरिस्टिक्स को जो क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। इसके हमने प्रीवियस जो है क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया था। कहता है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन द लाउडनेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस कहते हैं कि हम डिस्टिंग्विश करते हैं लाउड और फेंट आवाज़ में, यानी एक बहुत ऊंची आवाज़, एक बहुत कम नीची आवाज़, दोनों में फ़र्क करने के लिए हम लाउडनेस को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे और फिज़िकल कंडीशन ऑफ एयर पे। कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पे ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, और कहते हैं फिज़िकल कंडीशन, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन एयर की क्या है। अगर तो आप काफ़ी एज्ड हैं तो आपकी जो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 50 किलोहर्ट्ज़ तक होगी। अगर आप बिल्कुल टीनेजर हैं तो आपकी जो एयर की ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज़ तक होगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और तीसरा है लाउडनेस ऑफ साउंड मेनली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना एरिया होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। और तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब खड़े हैं तो ज़्यादा आपको लाउडनेस महसूस होगी, अगर बहुत दूर हैं तो आपको कम लाउडनेस महसूस होगी। और तीसरा है आगे है इंटेंसिटी ऑफ लेवल। कहते हैं कि साउंड जब किसी जगह से, किसी यूनिट एरिया से 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है टू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो हम उसे क्या कहते हैं कि साउंड की ये इंटेंसिटी है। तो ये फिज़िकल हमारे पास एक क्वांटिटी है, तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे, लेकिन ये फिज़िकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। आपने याद रखना है कि लाउडनेस फिज़िकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, लेकिन हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, ये डिपेंड नहीं करती। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड द रेंजिंग बिटवीन 10 to -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर और टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन साउंड एंड इंटेंसिटी क्या है हमारे पास, वो है लॉगरिथमिक आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, ठीक है। ऑन विच फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि एक एम्पलीट्यूड, दूसरा एरिया और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लेवल। तो मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ साउंड क्या होता है कि कितने लेवल का हमारे पास साउंड है और कितनी एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसके हमने डिफरेंट यूनिट पढ़े थे, बेल, डेसिबल, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद जो है सॉल्व करना है। आगे है हमारे पास व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। तो ये अभी यूनिट ऑफ लाउडनेस हमारे पास क्या है, एक है बेल, ठीक है, जो कि हमारे पास ग्राहम बेल के नाम पर यूनिट है, वो ये 10 डेसिबल्स के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारे पास रेंज ऑफ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो डिफ़िकल्ट होता है साउंड लेवल को कैलकुलेट करना। तो हम स्केल फैक्टर जो है वो लॉगरिथमिक स्केल फैक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास जो लॉगरिथमिक स्केल फैक्टर है,
तो उसे अब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वहाँ एक बेल को 10 डेसिबल के इक्वल जो है वो रखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है L माइनस एल नॉट 10 log आई ओवर आई नॉट dB। dB क्या है, डेसिबल है, ठीक है। कहता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड पिच। पिच जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसमें हम श्रिल और ग्रेव साउंड, ठीक है, इसके दरमियान क्या कर सकते हैं, इसके दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास ऊपर वाली वेव फॉर्म है जिसकी पिच लो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इसकी वेव फॉर्म है उसमें पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, जबकि हाई पिच में क्या है, करीब करीब हैं। दोनों वेव्स के दरमियान डिफरेंस जो है कम है। आप कह सकते हैं कि दोनों कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में डिस्टेंस क्या है, कम है, वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो ये है वाइल फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग विच एट पॉइंट इन विच द 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में जितनी वेव्स किसी पॉइंट से गुजरेंगी हम उसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जो पिच है वो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड पे जो है वो डिपेंड करती है, यानी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। कहता है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑन द लाउडनेस एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे लाउडनेस जो है वो कम होती है, जैसे जैसे बॉडी का वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड कम होता है, जैसे जैसे वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है बॉडी की लाउडनेस हमारे पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस। इसकी एक एग्जांपल है कि आपने ढोल वाला यानी ड्रम पीटने वाला देखा होगा, जितनी ज़ोर से वो ड्रम पीटेगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस क्रिएट होगी, ठीक है। तो आगे है फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि साउंड विद हाई पिच हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पिच किस पे डिपेंड करती है, हायर फ्रीक्वेंसी पे। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच होगी, दोनों कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस के दरमियान क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स, लिहाजा द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन। आप देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं और औरतें हैं उनकी साउंड की पिच ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो आदमी होते हैं जो कि टीन एज से निकल चुके होते हैं उनकी पिच में आपको डिफरेंट जो है वो डिफरेंस महसूस होगा, उनकी ज़्यादा पिच होती है, ठीक है। आगे है हमारे पास इफ़ द पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज्ड, तो क्या कहता है कि जब पिच इंक्रीज़ करें तो फ्रीक्वेंसी में क्या आता है। मैंने आपको बताया था कि जब पिच इंक्रीज़ करें पहली बात तो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। दूसरा वेवलेंथ में हमने देखना है। जब मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। v इज़ इक्वल एफ लैम्डा का रिलेशन आपने याद रखना है। पिच इंक्रीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी का लैम्डा के साथ वेवलेंथ के साथ v इज़ इक्वल एफ लैम्डा में रिलेशनशिप क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेव वेलोसिटी जो है हमारे पास साउंड की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव्स इंक्रीजिंग बाय द पिच, तो कोई पिच से इफेक्ट नहीं होगा स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी। पिच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड पे भी ये डिपेंड नहीं करती, तो लिहाजा एम्पलीट्यूड पे भी कोई फ़र्क नहीं है अगर हम पिच को चेंज करेंगे। कहता है इफ़ वी क्लैप और स्पीक इन द फ्रंट ऑफ बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस वाइल री हेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम, तो इसे हमने डिस्कस किया था इको पे, कि जब हम पहाड़ी इलाके में जाएं और बोलें कुछ अरसे बाद हमें क्या है अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, तो हम इसे कहते हैं कि इको हुई। क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मैंने आपको बताया था गैस होती है हमारे एयर में, हम बोलते हैं तो एक मीडियम और दूसरा मीडियम हो गया सॉलिड। फ़र्ज़ करें हमारे पास माउंटेन है तो पत्थर से जाकर टकराई और वापस आई, ठीक है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक ख़ास एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास कुछ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी होती हैं जिससे आपको कुछ अरसे बाद अपनी आवाज़ बार बार सुनाई देती है। हम इसे फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इको। इसके लिए कंडीशन है कि दोनों के दरमियान, वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान और ऑब्स्टेकल के दरमियान डिस्टेंस 17 मीटर्स का होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। कहता है व्हाट इज़ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द ह्यूमन ईयर। मैंने आपको बताया था कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसमें इंसान क्या कर सकता है, साउंड को हेयर कर सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये फ्रीक्वेंसी रेंज कम होते हुए 20 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक आ जाएगी, ठीक है।
कहता है एक्सप्लेन द नॉइज़ इन द न्यूसेंस। आपको मैंने बताया था कि जब डिफरेंट तरह की साउंड वेव्स इकट्ठी होती हैं तो एक मिला जुला साउंड पैदा होता है जिसे हम शोर कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, जिसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, डिफरेंट तरह के मसाइल्स हमारे पास क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विस्टिक प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था कि हमारे हॉल्स में क्या होता है, कई दफ़ा साउंड्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, हॉल की क्या करते हैं, साउंड प्रूफिंग करते हैं। ठीक है, ताकि हम अननाउन साउंड को क्या कर सकें, प्रूफ कर सकें। इसके अलावा हम जो डिफरेंट तरह की कर्व्ड शेप्स बनाते हैं ताकि हॉल में साउंड क्या हो सके, तमाम साइड पर रिफ्लेक्ट हो सके। वाट आर यूजेस ऑफ द अल्ट्रासाउंड। मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासाउंड को हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरह के शोबों में इस्तेमाल करते हैं। अगर 20 किलो हर्ट्ज से हमारे पास साउंड ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासाउंड होगा, अगर 20 किलो हर्ट्ज से कम साउंड होगा तो इंफ्रासोनिक साउंड हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ये मेडिकल के शोबे में भी इस्तेमाल होता है, मशीनों के अंदर डिफरेंट तरह के पुर्ज़ों को देखने के लिए कि आया उनकी हेल्थ कैसी है, क्रैक्स तो नहीं आ गए, इसलिए इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको सोनार टेक्नोलॉजी में बताया था। ठीक है, सोनार टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम समुंदर के अंदर डिफरेंट तरह की डेप्थ को और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ फिज़िक्स इन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। देखते रहें फिज़िक्स इन चैनल।